1. हेलो नमस्कार आप सभी को। और मैं धनजीलाल, मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर। मैंने आपको पहले पॉलिटी के क्वेश्चन 2011 से लेके 2024 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं जियोग्राफी के पार्ट 1, 3, 4 कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन जो जियोग्राफी का पार्ट 5 है वो कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2011 से लेके 2022 तक यूपीएससी प्रीवियस पेपर जो है उसमें क्वेश्चन आए वो सॉल्व करवाना जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन 1, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन 3, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसका उत्तरी भाग लगभग शुष्क और अर्ध शुष्क है। बाकी जो विशेषता है वो ऊपर दे रखी है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विश्व का भूगोल, ब्रह्मांड एंड सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? ऑप्शन 1, जीपीएस और दिक संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती है। ऑप्शन 2, विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती है। ऑप्शन 3, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ऑप्शन 4, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती है। ऑप्शन 5, ग्रह के अधिकांश हिस्सों पर दावाग्नियां मतलब अग्नियां घटित हो सकती है। ऑप्शन 6, उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती है। ऑप्शन 7, ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 3, 4, 6 और 7। तो इसमें ऑप्शन 2 और 5 दोनों गलत हैं, क्योंकि इससे विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी नहीं आ सकती तथा जो ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित नहीं हो सकती। इससे नेविगेशन में और बिजली ग्रिड और वायुयान की तरंग बाधित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन ए, जून महीने का पहला पखवाड़ा। ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ऑप्शन सी, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा। ऑप्शन डी, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। जो 21 जून को है उसके दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खगोलीय दूरियां खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन बी, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। ऑप्शन डी, प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसलिए खगोलीय दूरी मापने में प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन किन परिघटनाओं
को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। ऑप्शन 1 अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। ऑप्शन 2 अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। ऑप्शन 3 अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति। ऑप्शन 4 अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए। ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति लगाना और ऑप्शन 4 अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना ये गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसके गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो इसमें सौरमंडल की नॉलेज होना ज़रूरी है, जब भी वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ऑप्शन ए ध्रुव तारा की दिशा में चले। ऑप्शन बी ध्रुव तारा से विपरीत दिशा में चले। ऑप्शन सी ध्रुव तारा को अपनी बाईं ओर रखकर चले। ऑप्शन डी ध्रुव तारा को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। क्वेश्चन नंबर 1 2011 में हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। ऑप्शन 1 क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेनेटोइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ऑप्शन 2 क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुंज दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। ये उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह हैं वह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो हिम से बने हुए तथा मिट्टी से बने हुए मिलते हैं। धूमकेतु छोटा पिंड होता है, जिसमें चट्टानों, धातु, धूलकणों आदि के साथ हिम एवं गैस पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा से यह हिम बाष्पीकृत हो जाती है, जिससे पुष्प जैसी संरचना का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ। ऑप्शन 2 पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ऑप्शन 3 जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आर्मिक वायुमंडल को बदल दिया। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, क्योंकि पृथ्वी पर जब 4,000 मिलियन वर्षों से अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। ऑप्शन 1 महाद्वीपीय विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। ऑप्शन 1 महाद्वीपीय विस्थापन। ऑप्शन 2 हिमानी चक्कर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्कर दोनों ने ही जीवों के विकास को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 1 ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी, लवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। ऑप्शन सी, भूमिगत जल के रूप में। ऑप्शन डी, मृदा आर्द्रता के रूप में। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमिगत जल के रूप में। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 71% जल का विस्तार है। मतलब पृथ्वी पर जो टोटल जल है वो 71% है। बाकी जो 29% पर भूभाग है, उस कुल जल का जो 71% है उसका कुल जल का 97.3% भाग सागर और महासागर तथा में पाया जाता है। बाकी जो बचा हुआ जल है 2.7 वो जल वाष्प नदियों, झीलों, हिमखंड एवं हिमनदों के रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ऑप्शन 2, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन 3, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन 4, प्लेट संचलन। ऑप्शन 4, पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन 6, पृथ्वी का परिक्रमण। उपरोक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे ही सही है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। ऑप्शन 2, भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरुक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि जो उच्च मेघ है वो सौर विकिरण को अवशोषित कर देते हैं और जिससे पृथ्वी की तल का तापमान बढ़ जाता है। और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली जो दीर्घ किरणें हैं, ऑप्शन 2, जो भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरुक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण नहीं होता है। और ये जो निम्न मेघ है वो हमारे वायुमंडल जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसको ठंडा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरिक्ष कोड है। ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ऑप्शन सी, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाने जाने वाले मानकों का समुच्चय है। ऑप्शन डी, यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरिक्ष कोड है। क्वेश्चन नंबर 1 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ऑप्शन 2, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो विषुवतीय या भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। और जो व्यापारिक पवन है इसके कारण जो पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक शुष्क रहते हैं। जो पूर्वी खंड होते हैं
वो उष्ण नहीं होते हैं और वो शीतोष्ण होते हैं, वहाँ पर वर्षाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जेट प्रभाव केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ऑप्शन 2, केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में पाताक्षी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन 3, चक्रवाती की बाताक्षी मतलब आई के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है। जबकि जो जेट प्रभाव है वो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जो चक्रवात की बाताक्षी है उसकी जो आसपास के तापमान है उनसे तापमान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 1, मेघाच्छादित रात मतलब जो रात में बादल होने वाली रात है में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? ऑप्शन ए, भूपृष्ठ के से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन सी, मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। ऑप्शन डी, बादल बहते हुए पवन को भूमिगत की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पृथ्वी की विकिरण के कारण बादल वापस परावर्तित कर देते हैं किरणों को। इससे जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और उसकी वजह से ओसें नहीं जमती है। क्वेश्चन नंबर 2, जून की किस तारीख को सूर्य ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। ऑप्शन सी, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से विमोस्त चमकता है। ऑप्शन डी, मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से विमस्त चमकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 21 तारीख को सूरज जो कर्क रेखा है उसके लंबवत रहता है और उसकी वजह से वो उत्तरी ध्रुव में नहीं डूबता और वहाँ पर सबसे बड़ा अधिक दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2015 में पूछा हुआ, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, समुद्री पृष्ठों की तापमान निम्न होते हैं। ऑप्शन बी, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होते हैं। ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। ऑप्शन डी, ये उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कम होता है, इस कारण वहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन या वेस्टलीज कहलाती है। ऑप्शन 2, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियों मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवा के भाग है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और जो 2 ऑप्शन है वो सही होगा। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री की अक्षांशों पर स्थापित उपोष्ण उच्च वायुदाब एवं 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश पर स्थापित उपद्रवीय निम्न वायुदाब की पेटियां के बीच पवन के प्रभाव को पछुआ पवनें तथा पश्चिमी पवनें कहा जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन 1 गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, हर दिन
कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ये उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विषुवपति। ये क्वेश्चन अभी भी 2024 में दोहराया गया है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। सवाना, इस क्षेत्र में तापमान वर्ष भर उच्च बना रहता है, किंतु वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है। मानसून, यहाँ अलग अलग वर्षा तथा शुष्क ऋतुएं पाई जाती हैं। वर्षा प्राय 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती है। भूमध्य सागरीय, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थित होने के कारण इस क्षेत्र में तापमान कम पाया जाता है तथा वर्षा ऋतु शीत में होती है। ग्रीष्म ऋतु प्राय शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 1, पवनों के मौसमी उत्क्रमण किसका परोपी अभिलक्षण है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जलवायु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 1, महाद्वीपों के अंतस्तों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसके क्या कारण है? ऑप्शन 1 भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, ऑप्शन 2 महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ऑप्शन 3 अंतस्तों में तेज पवनों की विद्यमानता, ऑप्शन 4 तटों की अपेक्षा अंतस्तों में होने वाली भारी वर्षा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और जो वन कथन है वो सही है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। एक बार देख लेते हैं। वार्षिक ताप परिसर में भिन्नता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन जैसे तट के समांतर फैली पर्वत श्रेणियाँ, भूमि एवं जल के बीच तापीय अंतर, अक्षांश स्थिति, समुद्र तट से दूरी और समुद्री धाराएं, ये सभी कारक हैं जिससे महाद्वीपों का जो वार्षिक तापमान है वो तटीय क्षेत्रों से अधिक होता है। थैंक यू दोस्तों, मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।